हेलो। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। एंड आज है हमारा डीएन पजल वाली सीरीज का फोर्थ सेशन, जहां हम जा रहे हैं हमारे। अब देखो, हमारा पजल एंड डीआई वाला सीरीज चल रहा है, जहां हम पजल एंड डीआई में आरआरबी क्लर्क से आगे जाकर हम एसबीआई पीओ तक जाने वाले हैं। यहाँ का कंटेंट ऐसे कंटेंट की लेवल बढ़ाने वाले हैं। नॉर्मली यहाँ क्या होता है, 5 पजल एंड 3 डीआई रहते हैं। 5 पजल में से 4 पजल में सॉल्व करके देता हूँ और 2 डीआई में सॉल्व करके देता हूँ। तीसरा डीआई आपके लिए होमवर्क के लिए रहता है। यहाँ लास्ट पजल आपके लिए होमवर्क के लिए रहता है। तो वीडियो कैसे देखनी है, वीडियो को यानी कि अगर पजल आया तो पजल को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, फिर देखना है कि मैंने कैसे सॉल्व किया। तरीका चेंज करना है, आप कैसे सॉल्व करते हो, सोचने का तरीका चेंज करना है। डीआई नॉर्मली तीन क्यों रखे हैं? क्योंकि डीआई सॉल्व भी करना होता है ना, उसके बाद उसका क्वेश्चन भी सॉल्व करना होता है। पजल में नॉर्मली पजल सॉल्व करने के बाद उसके ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन डीआई में ऐसे नहीं होता। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब करके जाना है आपको, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो, नहीं तो नहीं करना है। एंड मुझसे कनेक्ट होना है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसका पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। 7 persons PQ REST UV are sitting in a linear row and facing north। अब देखो, 7 लोग हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। एंड अब हमें स्टार्ट करना है। कैसे करना है? नॉर्मली इनिशियल फेज में बच्चे क्या करते हैं, ऐसे 1 2 3 7 ये करते और स्टार्ट करते हैं। ऐसे नहीं करना है। पजल सॉल्व करना, फर्स्ट सेंटेंस को रीड करना स्टार्ट करना है, पजल सॉल्व होता जाएगा। ओनली 2 persons sit between a Q and T who sits second to the left of V। ओके, ओनली 2 persons sit between a Q and T। Q यहाँ, 1 2 T यहाँ, दूसरा T यहाँ, 1 2 Q यहाँ। दो पॉसिबिलिटी बन गई। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ए क्यू एंड टी। टी हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। वी जो हु जो होता है वो जो नजदीक वाला होता है उसके लिए होता है। एंड जो होता है जो पहले वाला होता है उसके लिए होता है। टी हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। टी जो है वो वी के सेकंड लेफ्ट में बैठता है, यानी कि वी के सेकंड लेफ्ट में टी, वी के सेकंड लेफ्ट में ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन वी एंड आर। वी एंड आर के बीच में 3 पर्सन। अब देखो, यहाँ अगर 3 पर्सन ले लिए तो लास्ट में आर फोर्थ पर्सन आ जाएगा और 5 6 7 यानी कि 7 से ज्यादा पर्सन हो जाएंगे। वी एंड आर के बीच में कितने? 3 पर्सन। वी यहाँ 1 2 3 यहाँ हो जाएगा हमारा आर। अब देखो वी यहाँ 1 2 3 यहाँ अगर 1 2 1 2 3 यहाँ अगर आर ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ 7 हो रहे। फी को यहाँ कंसिडर किया 1 2 3, यहाँ अगर आर ले लिया तो 1 2 3 4 5 6 और एक बच रहा है, यानी कि इसका मतलब यहाँ दोनों साइड ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ानी है। आप बोलोगे कि लिखना है नीचे, बिल्कुल नहीं लिखना है, हमें पॉसिबिलिटी बढ़ानी है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन वी एंड आर। वी यहाँ इस साइड लिखते हैं, चलो पहले 1 2 3 आर यहाँ, वी यहाँ 1 2 3 आर यहाँ। वी एंड आर के बीच में 3 पर्सन 1 2 3। अब देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 पता नहीं कहाँ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तो 7 हो गए। पी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। आर के इमीडिएट लेफ्ट में पी, आर के लिए इमीडिएट लेफ्ट में पी। यहाँ तो नहीं हो सकता, यानी कि ये पॉसिबिलिटी गई। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 हो गए, इसका मतलब यहाँ हम पैक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये भी 7 हो गए, तो इसका मतलब हम यहाँ पैक कर सकते हैं। यू डज नॉट सिट राइट ऑफ यस। यू अगर यस के राइट में नहीं है तो यू लेफ्ट में होगा। यू लेफ्ट ऑफ यस, यू लेफ्ट ऑफ यस। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ यू, यू के राइट में इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ यस। यस के लेफ्ट में जितने हैं उससे एक ज्यादा यू के राइट में। यस के लेफ्ट में देखो, यस के लेफ्ट में कितने हैं, 1 2 3 4, तो यू के राइट में 5 होने चाहिए। 1 2 3 4 5, 4 ये। यस के लेफ्ट में कितने हैं, 1 2 3 4, तो यू के राइट में 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाला हो जाएगा सही जवाब।
द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ यू इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ यस। यस के लेफ्ट में अगर 4 है तो यू के राइट में 5 होनी चाहिए, ये वाला हमारा सही जा रहा है। हमने क्या किया, कंडीशंस को बिल्कुल नहीं लिखा, पॉसिबिलिटीज बढ़े, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। आंसर देखो, टी यू वी क्यू एस पी आर, टी यू वी क्यू एस पी आर, ये हो जाएगा हमारा सही जवाब। तो अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठेगा, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा पी। एज मेनी पर्सन सिट्स लेफ्ट टू द वी, लेफ्ट टू द वी एज राइट ऑफ यस। If all the persons are made to sit in alphabetical order from left to right, left से right तक बोला है, पी यू वी ऐसे। अब देखो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, पी क्यू आर एस टी यू वी, पी क्यू आर एस टी यू पी, इसका मतलब नन हो जाएगा, नो वन। हाउ मेनी पर्सन रिमेन्स अनचेंज्ड, इसका मतलब क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी लिखने के बाद ये लेटर अगर सेम ही पोजीशन पे है, यानी कि ये क्यू सेम ही पोजीशन पे आया तो वन काउंट करेंगे, दूसरा यस भी सेम पोजीशन पे आया तो सेकंड काउंट करेंगे। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पी से स्टार्ट किया तो यहाँ पी, यहाँ क्यू आर एस टी यू एंड वी। अगर ऐसा होता कि यहाँ वी होता और यहाँ भी वी है तो एक वन काउंट हो जाता, यहाँ यू है यहाँ भी यू होता तो यहाँ दो काउंट हो जाता। आगे, what is the position of a yes with respect to t, position of a yes with respect to t, 1 2 3 4, fourth to the right, fourth to the right, which of the following statement is not true about q, q के बारे में ट्रू नहीं है, यानी कि गलत है। q sits third to the right of a t, ठीक है 1 2 3 ये वाला तो सही है। क्यू के लेफ्ट में 3 पर्सन है, 1 2 3 ये वाला भी सही है। पी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में भी, ये भी सही है। यस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट राइट में है, इसका मतलब ये गलत। पी सिट्स टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में पी है, ये वाला भी सही है, इसका मतलब ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। पॉज करो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद देखो कि कैसे सॉल्व किया है। क्योंकि मेरे भाई की शादी है, 3 4 दिन हमें छुट्टी थी लेकिन उसी में था, इसलिए सेशन नहीं ले पा रहा था। एक्चुअली कल शादी है लेकिन सोचा कि एक सेशन बना के फिर जाऊंगा, इसलिए आया हूँ। आया हूँ मीन्स मैं घर में नहीं रहता, मैं रूम पे रहता हूँ, मेरे एक छोटा रूम किया है मैंने वहाँ। टेन पर्सन आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज, अब देखो टू पैरेलल रोज वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। 10 पर्सन आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज कंटेनिंग 5 पर्सन इन each in such a way that there is equal distance between adjacent person। नॉर्मली क्वेश्चन क्या होता है, 5 पर्सन ऐसे ऊपर बैठे हैं, 5 पर्सन ऐसे नीचे बैठे और ये एक दूसरे को ऐसा देख रहे हैं, ये देख रहे साउथ में, ये देख रहे नॉर्थ में। ऐसा नॉर्मली क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब देखो मैं हर बार बोलता हूँ कि हमें कभी भी क्वेश्चंस ब्लैंक पेपर पे सॉल्व करने हैं, क्यों करने हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो हम जब लाइन वाली जो बुक्स होते हैं उसमें अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत आती है, एंड एग्जाम में अगर ब्लैंक पेपर देते हैं तो प्रैक्टिस भी ब्लैंक पेपर के ऊपर ही करो। इन रो 1 पी क्यू आर एस टी आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, इसका मतलब रो 1 नीचे है, रो 1 में कौन कौन है, पी क्यू आर एस टी ऐसे में लिखता था, तो इसका मतलब रो 2 में रो 2 ऊपर होगा और यहाँ कौन होगा, यम एन ओ के एल ऐसे। ओके, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 5 एम एन ओ के एल वाले होंगे, यहाँ पी क्यू, ये वाले ऊपर देखते होंगे और ये वाले नीचे। इन रो 2 ये वाला रो 1 है, ये वाला रो 2 है। इन रो 2 एम एन ओ के एल आर सीटेड, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, ये सभी साउथ में देख रहे हैं। ईच पर्सन इन रो 1 फेस अनदर पर्सन इन रो 2, ये सामने सामने देख रहे हैं ऐसे। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन यम एंड के, यम एंड के यानी कि ऊपर लिखना है, वेयर नन ऑफ देम सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठता। इसका मतलब देखो, पहला अगर मैंने यम को यहाँ लिखा, एक पर्सन बैठता है के और दोनों भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठते, इसका मतलब ये 5 हो गए, इसका मतलब यही बनेगी पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5।
ये वाला एक, और दूसरा क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा के और यहाँ आ जाएगा यम। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। क्या किया हमने, यम एंड के बीच में 1 पर्सन, लेकिन दोनों भी एक्सपेरिमेंट पे नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 पर्सन हो जाएगा, यहाँ 1 पर्सन हो, ऑटोमेटिकली ये नीचे वाला लिख लेंगे, 5 5 पर्सन ऊपर 5 पर्सन नीचे, ये वाला हो गया हमारा स्ट्रक्चर। आर फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यम, यम के इमीडिएट राइट में जो है उसको आर फेस करता है, यम के इमीडिएट राइट में जो है उसको आर फेस करता है। आर फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यम, यम के इमीडिएट राइट वाला आर को फेस करता है। टी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, टी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर ऊपर देख रहे हैं तो आर के इमीडिएट राइट में टी, यम नीचे देख रहा था तो यम के इमीडिएट राइट में लेफ्ट साइड में आ जाएगा, यम के इमीडिएट राइट के सामने आर, टी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर। Only two persons sit between a T and the one who faces L. T 1 2, यहाँ इसके सामने आ जाएगा L, T 1 2, यहाँ इसके सामने आ जाएगा L। क्या दिखा क्या बोला है देखो, ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन टी एंड द वन हु फेसेस यल, यल जिसको फेस करता है एंड टी के बीच में 2 पर्सन रहेंगे, यल जिसको फेस करता है एंड टी के बीच में 2 पर्सन रहेंगे। टी 1 2 पर्सन छोड़कर जो है उसके सामने यल है, टी 1 2 पर्सन छोड़कर जो है उसके सामने यल है, इसे 2 बार। एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ यल एज लेफ्ट ऑफ क्यू, यल के राइट में जितने हैं उतने ही यल क्यू के लेफ्ट में। अब देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं, यल के राइट में, यल नीचे देख रहा है, यल के राइट में कितने हैं, 4 लोग, तो क्यू के लेफ्ट में कितने होंगे, क्यू के लेफ्ट में 4 लोग होंगे। यल के राइट में यहाँ 0, तो क्यू के लेफ्ट में कितने होंगे, 0। अब देखो इस बात को समझो, अगर यल एंड क्यू दोनों एक ही रो में होते तो क्या होता, यल एंड क्यू अगर दोनों एक ही रो में होते तो यल के राइट में जितने हैं उतने ही क्यू के लेफ्ट में, ऐसे बोला है, इसका मतलब यल राइट साइड से जिस पोजीशन पे आएगा उसी पोजीशन पे क्यू लेफ्ट साइड से आएगा। देखो यल यहाँ फर्स्ट नंबर पे आएगा। अब देखो मैंने क्या सेंटेंस बोला, मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से एक चीज सीखने वाली है कि यल अगर, अब देखो यहाँ क्या दिया था, एज मेनी पर्सन सिट्स राइट ऑफ यल एज टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, यल के राइट में कितने हैं, 4 है, क्यू के लेफ्ट में कितने होंगे, 4 होंगे। अगर क्यू को मैंने यानी कि दोनों अगर सेम रो में होते, क्यू को अगर यहाँ लिखते तो क्यू के लेफ्ट में कितने हो जाते, 4। इसका मतलब यल यहाँ से राइट से फर्स्ट पोजीशन पे, तो क्यू लेफ्ट से फर्स्ट पोजीशन पे आया। यहाँ तक समझ में आया। लेकिन अब देखो यहाँ यल आया, यहाँ क्यू आया, पोजीशन चेंज होगी, लेकिन यहाँ अगर रोज अलग है तो ये सामने सामने ही आ रहे हैं। यहाँ देखोगे कि सामने ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है कि यल यहाँ और क्यू यहाँ आ रहा है। राइट लेफ्ट दिया तो, राइट लेफ्ट दिया तो, अगर राइट राइट दिया होता तो यहाँ यल आता, यहाँ क्यू आता, जैसे कि एज मेनी पर्सन सिट्स राइट ऑफ यल एज टू द राइट ऑफ क्यू, ऐसे बोला जाता तो राइट ऑफ यल इतने तो क्यू के राइट में भी इतने। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गए, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे ऑटोमेटिकली स्पीड आपका बढ़ जाएगा, सेंटेंस आपको समझ में आता जाएगा। यन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के सेकंड, ओ कहाँ है, यहाँ लिख के रखा है हमने, ओ के सेकंड, यन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के सेकंड लेफ्ट में यन, ओ के सेकंड लेफ्ट में यन, ओके। यन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ बट फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, यानी कि बट किसके बारे में होता है, यन के बारे में होता है। यन फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यस, यस के इमीडिएट लेफ्ट में जो फेस करता है वो यन को यस के इमीडिएट लेफ्ट में जो है वो यन को फेस करता है। अब देखो यस यहाँ नहीं लिख सकते, यानी कि इसका मतलब क्या था, यन के सामने जो है इसके राइट में यस होना चाहिए, यस के इमीडिएट लेफ्ट में जो है उसके सामने यन है, यस के इमीडिएट लेफ्ट में जो है उसके सामने यन है, तो यहाँ कौन बच गया, यहाँ पी बच गया। यहाँ फिर से देखो, N sits second to the left of, N sits second to the left of the one left of O, okay, but faces, यानी कि N faces the one who sits immediate left of S, S के immediate left में जो है वो N को फेस करता है, S यहाँ नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये गलत, ये वाला हो जाएगा सही जवाब। देखो ओ एम एन के एल
OMNKL RTPSQ RTPSQ। क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन अ Q एंड R के एग्जैक्ट बीच में यहाँ बैठता है P। Who among the following person faces the one who sits immediate left of P? Who among the following person faces the one who sits immediate left of P? P के immediate left में T, T के सामने यम। As many person sits right of a K as to the right of a K कितने हैं? 1 2 3, उतने ही 1 2 3, यानी कि यहाँ आ जाएगा T। Which of the which oh sorry, what is the position of a Q with respect to the one who faces yum? यम को जो फेस करता है उससे क्यू की पोजीशन 1 2 3, थर्ड टू द राइट। फोर ऑफ द फॉलोइंग वाला देखो, आर ओ एल क्यू सामने सामने, एम पी सामने, के एस भी सामने सामने, इसका मतलब एल एंड टी ये सामने नहीं है, इसका मतलब ये वाला हो जाएगा सही जवाब। अब देखो, सेवन पर्सन ए बी सी डी ई एफ एंड जी वेयर बोर्न इन 7 डिफरेंट ईयर्स। स्टार्ट करो इसको सॉल्व करना, वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो और फिर देखो कि कैसे सॉल्व किया गया। Seven persons A, B, C, D, E, F and G were born in 7 different years 1983, 1986, 1992 ऐसा कुछ तो दिया है, 7 लोग दिए हैं, 7 लोगों का लिखेंगे पहले कैसे। 1983 यहाँ आ जाएगा पहला। 1983 में क्या हुआ था? इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था पहला। 1 2 क्रिकेट वाला, 3 4 5 6 7। 1983 उसके बाद आ जाएगा यहाँ 86 92 95 97 1999 2002। अब यहाँ हम एज पहले कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट देयर एजेस विद रिस्पेक्ट टू 2024। ये एज कैसे कैलकुलेट करना होता है? एक टू और ये 2024, यहाँ तो आ जाएगा 22 वाला, यहाँ कितना आएगा 22 के बाद आगे। अब देखो यहाँ से आगे कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें से जो डिफरेंस है इसमें ऐड करना है। इसमें डिफरेंस कितना है? 3 का, इसमें ऐड करो तो ये आ जाएगा 25। इसमें डिफरेंस 2 का, इसमें ऐड करो यहाँ आ जाएगा 27। इसमें डिफरेंस 2 का, इसमें ऐड करो यहाँ आ जाएगा 29। यहाँ देखो ये 5 यानी, और ये 24 तो ये 29 सही जा रहा है का बीच बीच में देखना है। ये उसमें 3 का डिफरेंस यहाँ आ जाएगा 32, यहाँ 6 का डिफरेंस यहाँ आ जाएगा 38, यहाँ फिर 3 का डिफरेंस यहाँ आ जाएगा 41। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। The age of each person is calculated only in years. Okay. F was 3 years elder than A। इसका मतलब पहला इसे, ए वाले क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होते हैं, थोड़े से ही, तो से अगर आपने प्रैक्टिस ज्यादा की है तो आसान हो जाएगा। F was 3 year elder than A, इसका मतलब पहले तो ये लिखना है कि ए के ऊपर F रहेगा, और 3 ईयर एल्डर यानी कि बीच में 2 साल का गैप। यानी कि देखो, F was 3 year elder than A। ए अगर यहाँ है तो यहाँ यफ हो सकता है, ये अगर यहाँ है तो यहाँ यफ नहीं हो सकता, यानी कि 3 साल का गैप बीच में, यानी कि 2 साल का बीच में गैप तो 3 ईयर एल्डर, 3 साल का बीच में गैप तो 4 ईयर एल्डर। देखो 22 23 24 25, यानी कि ए यहाँ यफ यहाँ लिख सकते हैं। 25 यानी कि यहाँ देखो बीच में 2 साल का गैप, यानी कि हम क्या करते हैं माइनस करके 3 साल का करते हैं। 25 माइनस 22, 3 साल का गैप। 27 25 नहीं हो रहा है, 29 27 2 साल का हो रहा है, इसमें भी 3 साल का हो रहा है। इसमें हो रहा है, और इसमें कितना हो रहा है, इसमें भी 3 साल का हो रहा है। तो देखो यहाँ यफ यहाँ ए, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी यफ यहाँ ए यहाँ, तीसरी पॉसिबिलिटी यफ यहाँ ए यहाँ। तो यफ वॉज 3 ईयर एल्डर देन ए, ए से 3 साल बड़ा यफ। सही।
ए हुज एज इज नॉट प्राइम नंबर। ओके ओके ओके, ए का एज प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ कट हो जाती है। एक प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, नॉर्मली इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। ओनली टू पर्सन वेयर बॉर्न बिटवीन ए एंड जी के बीच में दो पर्सन, वन टू यहाँ आ जाएगा जी, वन टू यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा जी। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ जी एंड डी इज 2 years। जी एंड डी के बीच में 2 साल का गैप, 27 है तो द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ जी एंड डी इज 2 years। यहाँ 27, 25 या 29 दोनों में हो सकता है, यानी कि 2 साल का गैप यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका मतलब यहाँ भी डी हो सकता है, यहाँ भी डी हो सकता है। जी हाँ, 29 तो 31 नहीं है, तो 27 यहाँ आ जाएगा हमारा डी। यहाँ बन सकते हैं दो पॉसिबिलिटी, लिखना नहीं है। अगर और ज्यादा कंडीशंस बन रही है तो पॉसिबिलिटीज लिखनी है। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ अ जी एंड डी इज 2 years। ही वॉज अ बॉर्न, अब देखो डिफरेंस बोला था तो 22 इसका एज है, 27 उसका एज है, डिफरेंस तो 2 साल का आ रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ, ओके, सी वॉज अ बॉर्न 2 person बिफोर डी, डी के 2 person बिफोर सी। अब देखो डी को अगर यहाँ लिखा होता तो सी यहाँ लिखना पड़ता, इसका मतलब डी यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब डी यही आएगा, सी यहाँ आएगा, डी यहाँ और सी यहाँ। He was born 2 person before D. B was born immediately before C. C came immediately before B. C came immediately before B. E was not born in an odd number year. E अगर यहाँ born हो गया और E यहाँ born हो गया, E यहाँ born होने के बाद ये आया odd number year पे और यहाँ E even number year पे। इसका मतलब ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। F A B C G D E, F A B C G D E, that's it। Who among the following person was born in 1999? 1999 में कौन है? डी है। व्हाट इज द एज ऑफ ई? ई का एज कितना बोला है? ई का एज हमें बोला है 22 years। यहाँ भी देखो एक बार, 41, 38, 32, 29, 27, 25, 22, 29, 27, 25, 22। एफ एन सी के एज का एडिशन कितना है? 41 प्लस 29, 40 प्लस 20, 60 प्लस 10, यानी कि 70। बी वॉज born in which of the following year? बी कौन से साल में? 1992। हाउ मेनी पर्सन आर एल्डर टू जी, यानी जी से बड़े? 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 persons, three types of dresses, gown, mudi and maxi dress, at least 2 person but not more than 3 person wearing the same type of a dress। इसको ये नॉर्मली कैसे होता है? 8 person ही होते हैं, तीन तीन दो, ऐसे होता है, एक में तीन और लास्ट में दो, ऐसे। अब क्या, कौन से तीन टाइप दिए? गाउन, 1 2 3। दूसरा मोदी, सॉरी सॉरी सॉरी, मिडी मिडी दिया है, मिडी। मिडी मुझे पता नहीं, मुझे लगा कि हमारा मोदी भाई आ गया। इसका मतलब नहीं पता है मुझे, आप बता सकते हो अगर पता है तो। अब देखो यहाँ आगे बढ़ते हैं। ओके, ये सिंपल होता है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, लेकिन ऐसा है कि कंडीशंस लिखनी नहीं है, पॉसिबिलिटी ज्यादा लिखनी, आसानी से हो जाएगा। यस एंड डब्ल्यू आर wearing the same type of a dress but not wear the gown। यस एंड डब्ल्यू सेम है लेकिन गाउन नहीं है, या इसका मतलब पहली पॉसिबिलिटी यहाँ बन जाएगी। हम यहाँ रेड पेन यूज करते हैं, यस एंड डब्ल्यू यहाँ नहीं आ सकते, इसका मतलब यस एंड डब्ल्यू यहाँ आ गए एक पॉसिबिलिटी में, दूसरी में यस एंड डब्ल्यू यहाँ आ गए, लग गया तो तीसरा यहाँ बना देंगे। पी नाइदर वियर्स मैक्सी ड्रेस और नॉर वियर द सेम ड्रेस एज अ डब्ल्यू। पी यहाँ नहीं है और डब्ल्यू के साथ नहीं है, इसका मतलब फी यहाँ आ जाएगा। फी डब्ल्यू के साथ नहीं है, मैक्सी नहीं है, इसका मतलब फी यहाँ भी आ सकता है, फी यहाँ भी आ सकता है, इसका मतलब यस डब्ल्यू को मैंने यहाँ लिखा, फी को एक बार यहाँ लिखा, फी को एक बार यहाँ लिखा, पॉसिबिलिटी बनाई, कंडीशन लिखी नहीं। आसानी से सॉल्व हो जाता है, आपको समझ में आ जाएगा। ओनली टी वियर्स द सेम, अब देखो यहाँ कह दे ओनली टी वियर्स द सेम ड्रेस एज अ पीस, का मतलब ये दोनों की ही जोड़ी है, इसमें तीसरा नहीं है, टी एंड पी ही साथ में होंगे। अब देखो यहाँ दो लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ तीन हो जाएंगे, यहाँ यही लिख सकते हैं टीपी, यही लिख सकते हैं टीपी, यही लिख सकते हैं टीपी, और यहाँ दो जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ तीसरा हम नहीं लिख सकते। ओनली टी वियर्स द सेम ड्रेस एज अ पी, ऐसा बोला गया है इस वजह से।
यू नाइदर वियर्स द मिडी नॉर वियर्स द गाउन। यू यहाँ नहीं है, यू यहाँ नहीं है, यू यहाँ नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गई, क्योंकि यू को यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ नहीं लिख सकते, तो यही लिखना, यहाँ लिखना तो मना ही है, तो यहाँ भी नहीं लिख सकते। यू यहाँ नहीं, यू यहाँ नहीं, यू यहाँ हो जाएगा, यू यहाँ नहीं, यू यहाँ नहीं, यू यहाँ हो जाएगा। ओके। आर डजंट वियर अ मीडियम, देखो आर कहाँ हो जाएगा, आर यहाँ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन आर यहाँ नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आर आर डजंट वियर मीडिया, सॉरी सॉरी सॉरी, आर यहाँ नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आर यही लिख सकते हैं, इसका मतलब आर यहाँ हम नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ चार पर्सन हो जाएंगे, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब देखो आर यहाँ नहीं है, यही यहाँ भी नहीं लिखना, ऑटोमेटिकली आर यहाँ हो जाएगा, जो बचा है वो भी यहाँ हो जाएगा। कौन बचा है, देखो पी क्यू आर एस टी, पी क्यू, क्यू बचा है तो क्यू यहाँ हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तीसरी पॉसिबिलिटी बनाई तो हमारा आंसर सॉल्व हो गया। देखो गाउन में है वी क्यू आर, दूसरा है टीपी, तीसरा है यस डब्ल्यू। ओके, नेक्स्ट। फोर ऑफ द फॉलोइंग, इतना ही पढ़ना है, आगे सॉल्व करना है। यस वी आर डब्ल्यू, यस वी आर डब्ल्यू, क्यू आर, ये वाला सेम में है, देखो ये वाला सेम में है, वी डब्ल्यू एंड यू आर सभी अलग अलग है, सिर्फ क्यू आर छोड़कर, यानी कि क्यू आर दोनों गाउन है। बाकी कैसा हो रहा है, यस यहाँ है तो वी यहाँ है, आर यहाँ है तो डब्ल्यू यहाँ है, इसलिए क्यू आर हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पर्सन आर वियरिंग गाउन, वी क्यू आर, देखो वी क्यू आर, वी क्यू आर, वी क्यू आर, वी क्यू आर, वी क्यू आर। Who among the following person wear the same dress as the R के जैसा V and Q, E, Q, A, C, both A and C. If V is related to Q, okay, and yes is related to U, okay. In the same way, W is related to yes or U. ये तीनों में से अब देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, इसका मतलब ये दोनों में से एक हो सकता है। The one who wears a maxi dress, yes 101%. The one who wears the same dress as a P, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन अरेंजमेंट, ओनली 3% वियरिंग द मिडी, ये वाला गलत। पी वियर्स गाउन, ये वाला भी गलत। क्यू एंड यू वियर डिफरेंट, क्यू एंड यू वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेस, सही। आर वियर्स मिड, ये वाला भी गलत, यानी कि इसका मतलब सी हमारा सही जवाब। आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर आपको देना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट निकालो या पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे डीआई के सेशन के ऊपर। Study the following information carefully and answer the given questions. The given pie chart shows the total number of students who appeared for SSC CGL blah 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 blah। यहाँ नॉर्मली मैं आपको बोलता हूँ कि ये पढ़ने की जरूरत नहीं होती अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपेयर्ड फॉर एसएससी सीजन, अपेयर होने वाले बच्चों की संख्या दी है इन ईच सिटी आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपेयर्ड फॉर एसएससी सीजन एग्जाम, 20% आर गर्ल्स, यानी कि 80% बॉयज है। हमें गर्ल्स एंड बॉयज का भी डेटा निकालना पड़ेगा। अब जाते हैं आगे, कहां से, ए बी सी डी ई। नॉर्मली 99.99% ऑफ टाइम्स कोशिश करो कि डेटा निकाल के हाथ में रखो। प्लीज ऐसा मत करो कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूं, क्योंकि अगर ऐसा किया तो एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। यहाँ हम टोटल लिखेंगे, यहाँ आप देखो गर्ल्स 20%, तो गर्ल्स को पहले कभी भी नहीं लिखना है, पहले बॉयज को लिखना है। यहाँ कुछ ऐसा ये नहीं है कि भेदभाव वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। हम नॉर्मली बॉयज गर्ल्स ऐसे पढ़ते हैं ना, कभी कभी गर्ल्स यहाँ लिखा है, बॉयज यहाँ लिखा है, तो हमारा क्वेश्चन करते टाइम गलत हो जाता है, बॉयज एंड गर्ल्स। अब हम पहले टोटल निकालते हैं। अब देखो ए कितना दिया है, 350 दिया है, यहाँ 350, यहाँ देखो अब परसेंटेज दिया है, इसका मतलब ये जो परसेंटेज बच गया है इसका वैल्यू जो है वो 350 परसेंटेज है। कितना बच गया है देखो,
40% ऑफ प्लस 10%, ये 50% हो गया। 25 + 15, ये 35% हो गया। सॉरी, ये 40% हो गया। इसका मतलब ये बच गया 10%। 10% की वैल्यू 350 है, इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3500। इसका मतलब ये टोटल मैप कितने का है? टोटल जो पाई चार्ट है 3500 का है। 10% की वैल्यू निकाली तो हमें क्या मिल गया? 350 मिल गया, यानी कि ए की वैल्यू मिल गई। तो 15% की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं? 15 × 35 ऐसे भी कर सकते हैं नॉर्मली, या अगर 10% हमारा 350 है तो उसका आधा हमारा 5% रहता है। यहाँ हम दो चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 350 अगर हमारा 10% है तो इसका आधा कितना होता है? आधा कैसे करना होता है? एक इवन नंबर लो, यानी कि 340 लो। 340 का आधा कितना होता है? 170। और उसके बाद ऊपर वाला जो 10 है उसका आधा 5, यानी कि 175 इसका आधा हो जाएगा। यानी कि ये है 10% की वैल्यू, और 5% की वैल्यू हमें मिल जाएगी 175। अब इसमें ऐड करनी है 5% की वैल्यू, तो 15% मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। 350 प्लस 175, 350 प्लस 100, 450 प्लस 100, 550 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा? 525 आ जाएगा। देखो फिर से एक बार, 350 प्लस 200 करो, 450, 550 माइनस 25 करो, तो हो जाएगा 525। अब देखो 25% निकालना है, तो 20% कितना आ जाएगा? 700 आ जाएगा, प्लस 5% यानी कि ये वाला 700 प्लस 175, यानी कि 875 आ जाएगा। 40% यानी कि डबल, 700 का डबल। और यहाँ 10% तो हमें पता है कि 350। अब ये 20% हम पहले निकालेंगे। 20% इसका कितना? यहाँ अगर डॉट दिया जाए तो ये होता है 10%, तो इसका सिर्फ डबल करना है। 35 का डबल 70, 52.5 का डबल 52 का डबल 104, यानी कि यहाँ आ जाएगा 105। 87.5 का डबल 80 का डबल 160, 7.5 का डबल 15, 175। 140 का डबल 280, एंड 350 का डबल 35 इंटू 270। तो इसका अब डिफरेंस निकाल के, ये दोनों तो सेम ही है तो यहाँ डिफरेंस सेम आ जाएगा। 350 माइनस 70, 50 गया, उसके बाद 20 गया, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 280। यहाँ आ जाएगा 280। आगे बढ़ो। 525 माइनस 100 कर दिया तो 425, माइनस 5 कर दिया तो 420। 875 माइनस 75 कर दिया तो 800, माइनस 100 कर दिया तो 700। 1400 में से 200 गया तो 1200, और 80 गया तो 1120। 1120, 1200। यस, सही। टेबल तो यहाँ नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये सही है या नहीं है वो तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ही समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपियर्ड फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम इन सिटी के के बारे में यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि सिटी के नई सिटी है, उसमें अपियर्ड वाले निकालने। इज 200 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपियर्ड फॉर द एसएससी सीजीएल एग्जाम इन द सिटी ए। सिटी ए में जितने हैं उससे 200 ज्यादा। 350 में 200 ज्यादा, इसका मतलब ये है 550। Simple. And the ratio of the number of girls who appeared for SSC CGL exam in city K to the city D is a 1:1, यानी कि यहाँ जो गर्ल्स है, यहाँ बॉयज है, यहाँ गर्ल्स है, यहाँ की गर्ल्स एंड डी में जो गर्ल्स है वो सेम है, 1:1 है। इसका मतलब सेम है। डी में कितनी गर्ल्स है? देखो, डी में गर्ल है 280, इसका मतलब यहाँ भी गर्ल हो जाएगी 280। इसका मतलब फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, ये बॉयज निकालना है, इसका डिफरेंस निकालना है। 280 से 20 गया, 300 आ गए, उसके बाद 400, 500। देखो नॉर्मली मैं कैसे जाता हूँ, ऐड करके जाता हूँ। 280 से 20 ऊपर 300 आ गया, और वो 250, 250 प्लस ये 20, यानी कि ये हो गया 270। आसान क्वेश्चन। द नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपेयर्ड फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम इन सिटी ई, सिटी ई के बारे में बोला गया है, गर्ल्स के बारे में बोला गया था 70। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपेयर्ड फॉर एसएससी सीजीएल, ये लिख कर रखना पड़ेगा, तभी मुझे लगता है वो जल्दी जल्दी में कर पाऊंगा। एक बार लिख लेता हूँ। ABCD, 350, 525, 875, 1400,
280, 70, 420, 105, 700, 175, 1120, 280, 280, 70। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपेयर्ड फॉर एसएससीजीएल एग्जाम इन सिटी ई, सिटी ई में गर्ल्स कितनी है? 70 है। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपेयर्ड फॉर एसएससीजीएल एग्जाम इन सिटी ई, सिटी ए में 350 है। नॉर्मली क्या करना है? 7 के साथ 7 बचे 35, 1/5 की वैल्यू निकालनी है, जो आती है 20%। क्या क्या? 70 डिवाइडेड बाय 350 इंटू 100, जीरो से जीरो गया, फिर ये 700 हो गया ऑटोमेटिक, और यहाँ आ गया 35, 35 इंटू 2, और ये जीरो। 20% हमारा आंसर आ गया। इसे आंसर नहीं निकालना होता है। नॉर्मली क्या करना होता है? 7 इंटू 5 कर दिया, 1/5 आ गया, 1/5 मतलब 20%। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who appeared for SSCGL exam in city B and A, ओके, बी एंड ए के बारे में बोला है, दोनों के बारे में, यानी कि 350 प्लस 525, यानी कि 350 प्लस 525, इन दोनों के बारे में बोला गया है। 300 प्लस 500 कितना हो जाएगा? 800 प्लस ये 75, 875 के बारे में बोला। 20% आर सेलेक्टेड फॉर फेज 2, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर सेलेक्टेड फॉर एसएससीजीएल फेज 2 एग्जाम इन सिटी। वही 20% का ही वैल्यू निकालना है। 87.5 का डबल, 80 का डबल 160, 7.5 का डबल 50, यानी कि 175। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज हु अपीयर्ड इन फॉर एसएससीजीएल एग्जाम इन डी टू बी, डी 1120। अब यहाँ समझ में आ जाएगा कि ये 1120 वाला सही था या नहीं था। एंड बी 420, बी कितना है? 420। जीरो से जीरो कट गया, 4 इंटू 3, 4 तो 12, 120। ये 3 टाइम्स तो नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा, 2 से कट करते हैं। 2 इंटू 2, 2 इंटू 1, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6, 7 3 21, 7 8 56, 8:3, ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। यहाँ 56:21 आ गया, यहाँ मैं मराठी में घुस गया। जो मेरी लैंग्वेज है उसमें मुझे ज्यादा स्पीड से आता है ना। 7 इंटू 8 56, 7 इंटू 3 21, तो ये हो गया हमारा सही जवाब। डी टू बी बोला था, बी टू डी नहीं बोला था। इससे भी कभी कभी होता है कि बी टू डी दिया है या डी टू बी दिया है, वो भी देखना है। इसलिए मैं बोला कि कभी भी बॉयज गर्ल्स ऐसे लिखो, मेल फीमेल ऐसे लिखो। यहाँ कुछ भेदभाव वाला नहीं है, नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर हो जाएगा। बॉयज गर्ल्स, गर्ल्स बॉयज कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि बॉयज गर्ल्स लिखा करो। Find the difference between the number of girls who appeared for SSCGL exam in City C and City D. City C में है 175, City D में है 280, 175 plus 100 plus 5, 105. The given bar graph shows the total number of chocolates sold in a tens. Tens का मतलब क्या होता है? इसके ऊपर एक जीरो। अगर 100 होता तो इसके ऊपर एक 2 जीरो, यानी कि 7,000 हो जाता। ये अब कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। The given bar graph shows the total number of chocolates sold in a tens. Okay, Kit Kat plus Munch, दोनों, and the percentage of the number of Kit Kat sold in a 5 different shops. Okay, percentage of a Kit Kat यहाँ से भी समझ में आ जाता, लेकिन ये टेंस वाला समझ में नहीं आता, तो ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट था। अब हम स्टार्ट करते हैं। पी क्यू आर एस एंड टेबल बनाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पहले बन गया हमारा टोटल, उसके बाद हमें बोला है किटकैट का परसेंटेज, तो यहाँ आ जाएगा किटकैट, और दूसरा जो बच गया यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिकली मंच। यहाँ टोटल पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। अब देखो 5, देखो ये जो है वो 0 to 100 है। टेंथ यानी टेंस बोला है ना, इसका मतलब यहाँ 0 to 100 है, यानी कि यहाँ देखो कितने ब्लॉक्स है, यानी कि कितने रोज है। 1 2 3 4 5,
फाइव रोज में 100 को बांटना है, इसका मतलब क्या हो गया, 100 - 5 का मतलब एक रो की वैल्यू हो गई 20। इसका मतलब हो हमें निकालना स्टार्ट करना है। 320 40, यहाँ आ जाएगा 340, यहाँ हो जाएगा 300 में से 20 कम 280, यहाँ हो जाएगा 400 में 20 ज्यादा 420, फिर यहाँ हो जाएगा 300 और यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखो 220 40, और ये बीच में लिखा है, इसका मतलब 250। फिर से एक बार देखो, यहाँ गलत नहीं होना चाहिए। 340 280, उसके बाद 420, उसके बाद यहाँ 300, यहाँ हो गया बीच में है तो 250। अब किटकैट, किटकैट का परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ किटकैट, अब डायरेक्ट परसेंटेज नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। 60%, पहला कितना आया 60%, 60% किसका निकालना है 340 का। अब देखो 50, अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, परसेंटेज नहीं निकालते, हम ऐसा लिखते हैं 60% दिया है ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, 3:2 का रेशियो हो जाएगा। जो आसान आसान तरीका होगा ना हर एक में, वो हम लिख के रखते हैं। अब देखो यहाँ देखो 50% यहाँ बीच में लिखा है। अब यहाँ 2 4 5 ऐसे आएगा ना। देखो यहाँ नॉर्मली क्या हो गया था, जब टेंस में देख रहे थे तो 20 40 50 आ रहा था। अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो यहाँ 2 4 5 ऐसे आएगा, 50 और 60 के बीच में, इसका मतलब 55 आ जाएगा। यानी कि ये अगर 55 आ रहा है, ये अगर 55 आ रहा है, तो दूसरा 45 आ जाएगा। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 5 से कट हो गया 11, ये और ये 9 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 11:9 हो जाएगा रेशियो। 55% भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन 11:9 आसान हो जाएगा। तो अभी यहाँ देखो, यहाँ है 40%, 40:60:43 है, तो 40:60 क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 30% बोला है, इसका मतलब है 3:7 हो जाएगा। और यहाँ 70% बोला है, इसका मतलब है 7:3 हो जाएगा। तो हम निकालना स्टार्ट करते हैं, और जो आसान है उसमें घुसने की कोशिश करते हैं। यहाँ 30%, यहाँ 70%, यहाँ 40%, यहाँ 55%, और यहाँ 60%। नॉर्मली देखो 3 + 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू 340 डिवाइडेड बाई 5, इसका मतलब इंटू 2, 34 का डबल 68, 68, एक यूनिट की वैल्यू 68 मिल गई, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू निकालो और 3 यूनिट की वैल्यू निकालो। क्या किया देखो मैंने पहले, 5 यूनिट इज इक्वल टू 340 किया, 5 यूनिट इज इक्वल टू 340, तो 340 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 5 हम ऐसे भी कर सकते हैं, 68 ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाय 5 का मतलब इंटू 2, तो 34 × 2 कितना आ गया, ऑटोमेटिकली 68 आ गया। तो 68 1 यूनिट की वैल्यू, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 68 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, देखो हम 68 × 2, 70 × 2 कितना आता है 140, 2 माइनस करो तो यहाँ आ जाएगा 136, और यहाँ कितना आ जाएगा, 70 × 3 करो 210, 210 माइनस 6 करो 204 आ जाएगा, 200 + 100 300, और 36 + 4 340। अब 11:9, यानी कि ये 20, 20 इज इक्वल टू 280, 20 इज इक्वल टू 280, इसका मतलब ये जीरो से जीरो गया, ये 14 यूनिट, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 14, 14 × 9 कितना आ जाएगा, 14 × 10 आता है 140, 140 माइनस 14, यानी कि यहाँ आ जाएगा 126। 14 × 10 कितना आता है 140, 140 प्लस 14, यानी कि यहाँ आ जाएगा 154, 54 प्लस 26, यहाँ आ जाएगा 80, और 100 + 100 200। 2:3 कितना आता है 5, डिवाइडेड बाय 5 का मतलब इंटू 2, 42 × 2 84, 84 का डबल कितना आ जाएगा 80 × 2 160, 4 × 2 168, 80 × 3 240 + 12, यानी कि 252। 7 + 3 10, यानी कि 30, 30 × 3 90, 30 × 7 210, 7 + 3 10, यानी कि यहाँ 25 आ जाएगा, 25 × 3 आ जाएगा 75, और 25 × 7 आ जाएगा 75, इससे माइनस करो
25 into 7, यानी कि यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिकली 175। 175 प्लस 75 250। अब देखो 340 280 420 300 250। ओके, 204 136 154 126 168 252 90 210 175 75। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया है। यहाँ एक्चुअली दो तीन तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। नॉर्मली ऐसे भी हो सकता था कि अगर यहाँ मिला है मुझे 60% तो 34 into 6 किया मैंने डायरेक्ट। 34 into 6 कितना आएगा? 34 का एक बार डबल करो, उसके बाद में डबल करो। 34 का डबल कितना आएगा? नहीं तो 30 into 6 किया, 3 into 6 180 और 4 4 into 6 24। तो ये वाला हमें मिल जाएगा 204। 340 में से 204 गया तो 136 मिल गया। एक्चुअली हमें अलग अलग तरीके पता होने चाहिए क्वेश्चंस के आंसर निकालने के। अगर हमने दिमाग में रख दिया है कि हमें रेशो से ही निकालना है, कभी कभी रेशो से डिफिकल्ट हो जाता है, डायरेक्ट आसान हो जाता है। तो यहाँ देखो, यहाँ 30% दिया था तो ये 3:7 लिखने की भी जरूरत नहीं थी ये वाला। तो अगर 3 into 3 करता तो 90 और 7 into 3 करता तो 210। 3 into 25 करता तो ये मिल जाता, 7 into 25 करता तो ये मिल जाता, डायरेक्ट मिल जाता। ऐसे भी होता है। हम दोनों भी तरीके यूज कर सकते हैं। जो जल्द से जल्द होगा, आसानी से होगा, वो हमें यूज करना है। द नंबर ऑफ अ किटकैट एंड मंच सोल्ड इन ए शॉप यू के बारे में बोला गया है। किटकैट एंड मंच के बारे में बोला गया है। ओके, इज द 10 मोर, यानी कि किटकैट जो है वो 10 मोर है, एंड जो मंच है वो 30 लेस है देन दैट ऑफ द पी से। अब देखो पी में किटकैट कितने हैं? 204 और मंच कितने हैं? 136। क्या बोला गया है? यू में मंच सोल्ड इन शॉप यू इज अ 10 मोर, ये 10 मोर है किटकैट, एंड मंच 30 लेस, यानी कि ये 30 लेस है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड इन अ शॉप यू। एक्चुअली ये कैसे करना होता है? 204 माइनस 10 गया, यहाँ आ गया 194, सॉरी ये प्लस करना था, यहाँ आ गया 214, यहाँ -30 किया तो यहाँ आ गया 106, तो 214 प्लस 106 यहाँ आ गया 320। एक्चुअली ये ऐसे सॉल्व नहीं करना होता है। एक ही के बारे में बोला है, इसका मतलब 10। द नंबर ऑफ KitKat and Munch sold in a shop U is a 10 more and 30 less। 10 more, 10 प्लस करना है, वो 30 माइनस करना है, इसका मतलब एट द एंड हमें 20 माइनस करना है। यू के टोटल कितने, सॉरी पी के टोटल कितने हैं? 340। 340 से 20 माइनस करो, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। क्या किया मैंने, समझ में आया? ये ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। यू में 10 प्लस करना था और 30 माइनस करना था, इसका मतलब एट द एंड हमें क्या करना था? 20 माइनस करना था टोटल में से, तो टोटल में से 20 माइनस किया, हमारा आंसर हमें मिल गया। इफ द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेलिंग चॉकलेट्स इन शॉप क्यू के बारे में बोला गया है। क्यू यहाँ है, क्यू में टोटल है, तो इट लिख लेते हैं। इज 1708, ये है रेवेन्यू। इफ द मंच इज सोल्ड फॉर ₹5, मंच कहाँ है? क्यू में मंच। देखो यहाँ किटकैट, यहाँ मंच। मंच है 126 इंटू 5 कैसे करते हैं? मैंने क्या बोला है? इंटू 5 का मतलब डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 कैसे करेंगे? 120 का हाफ कितना होता है? 60। 6 का हाफ होता है 3, यानी कि यहाँ आ जाएगा 630। 630 इससे माइनस करो। अब 630 को कैसे माइनस करेंगे? डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। 8 माइनस 0, यहाँ आ जाएगा 8। 0 - 3 यानी कि 10 - 3, यहाँ आ जाएगा 7। 6 से 6 गया, यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ 1078। और यहाँ के की वैल्यू निकालनी है। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पर किटकैट। किटकैट कितने हैं? 154, तो 154 इससे डिवाइड करना है। अब यहाँ डिवाइड कैसे करते हैं? देखो यहाँ नॉर्मली इसको पॉइंट समझने का क्या कर रहा हूँ, देखो मैं कैसे करता था। 15 से 107 तक जाने की पहले मैं कोशिश करता था, 15 से 107 तक। 15 into 5 75, 90
105। यहाँ देखो 15 कितना आता है, 105 आता है। यानी कि 150 इंटू अगर मैं 7 करता तो 1050 मिलता मुझे। और ऊपर कितना बच रहा है, ऊपर बच रहा है 28। अगर 4 इंटू मैं 7 करता तो कितना आता, 28। इसका मतलब इंटू 7 टाइम्स जा रहा है, इंटू 7 टाइम जा रहा है, इसका मतलब 7 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। एक बार मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ आपको। यहाँ आप एक्चुअली धीरे 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 किसी टीचर का लेक्चर देखकर भी सीख सकते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ जल्द से जल्द कैसे करना होता है यही हम सीखेंगे। धीरे 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 जितने दिन तक आप मेरे साथ रहोगे आपको समझ में आता जाएगा कि क्या एक्चुअली में कर क्या रहे हैं सर। टोटल रेवेन्यू जनरेटेड 1700, यानी कि नॉर्मली क्या होता है, ये 280 है ना, ये 280। अब देखो मैं बताता हूँ, यहाँ 280 टोटल है, यहाँ 154 है। 154 इंटू एक्स प्लस 126 इंटू वाई इज इक्वल टू यहाँ 1708, ऐसा वैल्यू होता है। तो यहाँ y की वैल्यू दी होती है, y की वैल्यू क्या दी है, मंच वाला दिया है 126 इंटू ये y दिया है 5। 126 इंटू 5 कितना आएगा, मैंने क्या बोला, इसका हाफ करना है, इसका हाफ किया 63 आया, 630 आया। अब ये 630 को इससे हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा, कितना मिल गया था, 8 यहाँ बच गया, 10 में से 3 गया 7, 6 में से 6 गया 0, 1078। अब देखो 154 इंटू एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ 154 डिवाइड कर देंगे। 154 इंटू कितना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब कितना कैसे निकाला मैंने, 15 पॉइंट, यानी कि 15 से 107 तक जाने की मैंने कोशिश की, तो 15 इंटू 7 आता है 105, यानी कि 150 इंटू 7 आ जाता 150, सॉरी 1050, और बाकी बच जाता 28। तो 4 इंटू 7 आ जाता हमारा 28, यानी कि इंटू 7 हमारा आंसर आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ मंच हमें निकालने हैं। अब देखो मंच कैसे निकाल दें, 136, 126, 252, 210, 75, ये हमें सामने दिख रहा है लेकिन मैंने लिख लिया फिर से एक बार। आपको कुछ लिखना, आपने एक बार लिखा है तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। इसका टोटल कैसे करना होता है, तो 200, 400, तो 200, 400, 600, उसके बाद ये 75 और ये 25 इसमें से, ये वाला 100, यानी कि यहाँ हो गया 700 और यहाँ बच गया एक। यहाँ तक आपको समझ में आया मैंने क्या किया। अब देखो यहाँ देखो 100, 200, 400, 600 और यहाँ ये 700 और यहाँ बच गया एक, ऐसे मैंने किया, यहाँ तक मिल गया हमें 700। यहाँ फिर 30, 50, 80, 90, उसके बाद 95, 90, सॉरी 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 सॉरी, 30, 20, 50, 50 प्लस, और ये तो गया है ना, 30 प्लस 50, 80 प्लस ये 10, 90, 90, यहाँ हो गया 90, और उसके बाद 6 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 9, यानी कि 799 हमारा आंसर आ जाएगा। नॉर्मली इसमें देखो मैं इरेज कर लेता हूँ, फिर से एक बार बताता हूँ, 100, 200, 400, 600 और ये वाला, और इसमें से 25, ये हो जाएगा हमारा 700। तो यहाँ हमारा ये गया, ये गया, ये गया, ये गया और ये गया, यहाँ से ये भी गया, यहाँ बच गया एक। अब यहाँ से टेंस वाले लेंगे, 30 प्लस 50, 80 प्लस 10, 90, और फिर लास्ट वाले 6 प्लस 1, 7 प्लस 2, 9, यानी कि ये हमारा 799 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, find the ratio between the number of a Kit Kat sold in shop R, Kit Kat sold in shop R168 to the munch sold in shop यस, यस में मंच कितने हैं, 210। अब इसको से डिवाइड होगा, 7 इंटू 3, 7 दूनी 14, 7 से जा रहा है देखो, 7 इंटू 3, 7 इंटू अगर 2 किया तो कितना आ जाएगा, 14, और उसके बाद 2 बचेगा, 7 चौक 28, 7 इंटू 4, फिर यहाँ 6 से कट रहा है, 4:5 हमारा
आंसर आ जाएगा 6 into 4 और 6 into 5 हमारा 30। इफ द नंबर ऑफ किटकैट सोल्ड इन शॉप टी के बारे में बोला गया है, किटकैट सोल्ड के बारे में बोला गया है, रिड्यूस्ड बाय 20% से कम हो गया एंड द मंच रिमेन्स द सेम, मंच तो सेम ही रहेगा। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड इन शॉप टी, सिर्फ 20% इससे माइनस करना है। 17.5 प्लस 17.5 इसका मतलब आता है 35। 250 में से 35 गया, इसका मतलब 15 जिसके पीछे है वो वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि क्या क्या। इफ द नंबर ऑफ किटकैट सोल्ड इन शॉप टी इज रिड्यूस, किटकैट बोला कि रिड्यूस हो गया 20% से, इसका मतलब ये हो गया 20% यानी 35 माइनस हो गया। मंच रिमेन्स, मंच तो 75 है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, टोटल नंबर में कितना रिड्यूस होगा, 35 रिड्यूस होगा, इसका मतलब 215 हमारा आंसर आ जाएगा। अरे बाप रे, कैसलेट उसने लास्ट में क्यों डाला, हमारा जो कंटेंट क्रिएटर है। इसका सिर्फ हम टेबल बनाते हैं, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर देना, क्योंकि आप बोलोगे कि सिर्फ सर कैसलेट ही हम हमसे सॉल्व करने के लिए दे रहे हो आप, जो कि हमसे होता है कभी कभी नहीं होता है, हमें नहीं पता है। थ्री डिफरेंट पर्सन ए बी सी हैव टू आइटम्स नेमली पेंसिल एंड इरेजर। ओके, ए बी सी, पेंसिल्स एंड इरेजर्स। ऐसे में लिखता हूँ गंदा, वैसे लिखना है आपको। आप बोलोगे कि क्या बता रहे हो, ऐसे एग्जाम में ऐसे लिखना होता है, सिर्फ हमें समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा है बस। द नंबर ऑफ इरेजर्स ए हैज 20% लेस देन दैट ऑफ द पेंसिल्स, पेंसिल्स जितनी है उससे 20% लेस अगर इरेजर से, इसका मतलब अगर 100% पेंसिल है तो 80% इरेजर है। 100:80 अगर बोला जाए तो 5:4 का रेशियो है। यहाँ तक समझ में आया। द नंबर ऑफ इरेजर्स ए हैज 20% लेस देन दैट ऑफ द पेंसिल्स, पेंसिल से 20% कम। ओके, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेंसिल्स टू इरेजर्स, पेंसिल्स टू इरेजर्स, यहाँ रेशियो देखना भी होता है, इरेजर टू पेंसिल बोला है या पेंसिल टू इरेजर, पेंसिल टू इरेजर बोला है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेंसिल टू इरेजर सी हैज, सी के बारे में बोला गया है, इज 5:7। ये द नंबर ऑफ पेंसिल्स बी हैज 30 मोर देन दैट ऑफ द सी। ओके, हाँ अगर इसको 5x कंसिडर किया, देखो द नंबर ऑफ पेंसिल्स बी हैज 30 मोर देन दैट ऑफ द सी, इसका मतलब ये है 5x+30, ये वाला 5। अब देखो यहाँ यहाँ लिखता हूँ मैं 5x+30, ये वाला 5 नहीं, ये 5:4 अलग है, ये 5:7 अलग है। 5x+30, द नंबर ऑफ पेंसिल्स बी हैज is 30 more than that of the C, and the total number of erasers all three persons has 610 total. The number of pencils that A has is a 200। A में पेंसिल अगर 200 है, 5 यूनिट की वैल्यू 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 200 डिवाइडेड बाय 5, 5 चौके 40, 40 into 40 1, 40 into 4 160 आ जाएगा। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। The ratio of the number of pencils B has, number of pencils B has to the number of erasers A has, number of erasers इनका रेशियो दिया है the 9:8, 9:8, 8 यूनिट की वैल्यू 160 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 20, 8 into 2 160, 9 into 2 180, 9 into 2 यहाँ 180 में गया हमें। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो 5x+30 की वैल्यू 180, तो x की वैल्यू निकालो या 5x की वैल्यू निकालो। 5x+30 अगर इज इक्वल टू 180 है, इसका मतलब यहाँ समझो 5x+30 इज इक्वल टू 180, इसका मतलब 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 30, इसका मतलब 150। 5x इज इक्वल टू 150 यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 150, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 डिवाइडेड बाय 5। डिवाइडेड बाय 5 का मतलब क्या होता है, इंटू 2। 15 इंटू 2 कितना आता है, 30। 30 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 30 इंटू 5 150, 30 इंटू 7 210, यहाँ 210, यहाँ 160, 200, 370, यहाँ 370, इस 610 से 370 गया, तो कितना आ जाएगा
370, 400, 210 प्लस है 30, यानी कि 240। यहां से मैं गया 400 तक, यहाँ मिल गया 30, और यहाँ से 210, 210 प्लस 30, 240। यानी कि यहाँ अब हम आंसर देखते हैं। 200, 160, 180, 240, 150 एंड 200, ये वाला हो जाएगा हमारा टेबल। आई होप कि आपको टेबल समझ में आ गया है कि हमने क्या क्या किया था। यहाँ इसका 5x+30 है, इसका नहीं है। यहाँ रेशो 9:8 आया, तो 8 यूनिट इज इक्वल टू 160। 8 इंटू 260, तो 9 इंटू 2 180। इसका मतलब ऑटोमेटिकली 180 आ जाएगा। 5x+30 का मतलब 180, इसका मतलब 5x की वैल्यू 150। 5x की वैल्यू 150, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 7 यूनिट की वैल्यू 210। इन दोनों की टोटल 370, इसका मतलब डिफरेंस हमारा 240। दैट्स इट, ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। बाकी क्वेश्चंस, लाइट चली गई, बारिश का माहौल स्टार्ट। क्वेश्चंस एक बार देख लो और पांचों के पांचों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ है हमारा सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ एक चीज ध्यान में रखो कि आपको इसकी पीडीएफ, एक्चुअली मैं ग्रुप पे नहीं डाला है एक दो पीडीएफ, लेकिन इसकी पीडीएफ आपको जल्द ही मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड दैट्स इट, ये हुआ हमारा सेशन खत्म। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हम आगे जाकर कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो थोड़ा नींद कम हो रही है, इस वजह से फोकस थोड़ा कम हो रहा है, वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।